नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का अपने चैनल पे। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक राजस्थान के इतिहास में एक पहले वंश की, और उस वंश की हम बात करेंगे जिसका नाम है मारवाड़ का राठौड़ वंश। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है कि राठौड़ वंश का जो अधिकार था, जो अधिकार क्षेत्र, जो क्षेत्र था, वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? तो वो मारवाड़, जो जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र था, वो राठौड़ वंश के अधीन आता है। तो राठौड़ वंश के कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, हम सब पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले शासक की हम यहाँ पे बात करेंगे राव सिंहा। राव सिंहा की हम बात करेंगे। ये जो राव सिंहा है, इनको मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष माना जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है भाई, राठौड़ों का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? तो राव सिंहा को कहा जाता है। अब राव सिंहा के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अलग अलग लोग जो है वो राठौड़ों की उत्पत्ति अलग अलग उनसे बताते हैं। तो राव सिंहा के बारे में सबसे जो ऑथेंटिक चीज है वो बताई है, किसने बताई है? नैणसी ने। नैणसी ने जो है वो एक किताब लिखी थी। कौन सी थी? नैणसी की ख्यात। नाम याद रखना है। नैणसी की किस पुस्तक का नाम है? नैणसी की ख्यात। इस नैणसी की ख्यात नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा, आगे हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि नैणसी कब हुए थे और कौन सी किताब इन्होंने लिखी थी। तो इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है, जो पाली प्रदेश जो है, पाली का जो क्षेत्र है, पाली के अंदर ब्राह्मणों की एक जाति रहती थी जिनको पालीवाल ब्राह्मण कहते थे। ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे, ये व्यापार के लिए जो है वो इधर उधर जाते थे और मुख्य रूप से जालोर के क्षेत्र में जाते थे। और वहां पर इनको, इनके साथ क्या हो जाती थी? लूट हो जाती थी। इनको लूट किया जाता था। ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण थे, इन्होंने किसी ऐसे योद्धा की तलाश में थे जो इनकी इन आक्रमणों से, इनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनसे रक्षा कर सके। और संजोग से ऐसा योद्धा इनको मिल गया जिसका नाम था राव सिंहा। कहते हैं राव सिंहा ने जो है इन ब्राह्मणों को शरण प्रदान की और इनकी रक्षा के लिए ये इस क्षेत्र में आए। इनकी रक्षा के लिए राव सिंहा पाली क्षेत्र में आए। इन्होंने जो डाकू, जो लुटेरे इनकी जो सामान लूट लेते थे, उन सबको जो है वो परास्त कर दिया और इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया। और यहीं से जो है वो शुरुआत हो गई किस चीज की? मारवाड़ के राठौड़ वंश की। 1273 ईस्वी के अंदर जो है इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आपको याद रखना है कि 1273 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर इन्होंने प्रारंभ जरूर किया भाई। राव सिंहा जो है उन्होंने शुरुआत जरूर की, लेकिन व्यवस्थित रूप से मारवाड़ की स्थापना ये नहीं कर सके। तो प्रारंभिक रूप से आपको यही ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये आता है कि ये आए कहां से थे? और नैणसी ने क्या कहा? तो नैणसी ने कहा कि ये कन्नौज से आए थे। कहां से आए थे? कन्नौज से आए थे। और आपको पता होगा कि कन्नौज में जो है ना, कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद। ये कहते हैं कि ये जयचंद के वंशज थे। मुनोत नैणसी ने कहा कि कन्नौज के जयचंद जो थे उनके वंशज थे कौन? राव सिंहा। ये कन्नौज से आए और पालीवाल ब्राह्मणों के इनविटेशन पे, आमंत्रण पे आकर उनको जो है वो लोगों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। लेकिन प्रारंभिक रूप से ये है वो क्या नहीं कर पाए? प्रारंभिक रूप से ये मारवाड़ के वंश की स्थापना नहीं कर पाए। ठीक है। उसके बाद में अगला नाम आपको यहां पे याद रखना है, जो महत्वपूर्ण नाम है राव चुंडा। सॉरी, राव चूड़ा लिखो इसको।
रावचूड़ा, इसको कहते हैं राठौड़ों का प्रथम बड़ा शासक। राठौड़ों का प्रथम बड़ा शासक। रावचूड़ा जो थे वो राठौड़ों के पहले ये देखिए, जो आपने जो सिंहा थे उन्होंने सिर्फ स्थापना की, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं कर पाए। ये राठौड़ों के प्रथम बड़े शासक माने जाते हैं। और आपको यहाँ पे इनकी बात एक चीज विशेष तौर से याद रखनी है, वो कौन सी है? वो ये है कि इन्होंने जो मंडोर था, उस मंडोर को क्या किया? मंडोर को राजधानी बनाया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे मोस्ट काम इनका जो है रावचूड़ा का था कि मंडोर को राजधानी बनाया। तो ये प्रश्न बहुधा पूछा जाता है। पिछली बार जो है वो ईओ और आरओ की जो वैकेंसी थी जो अभी निरस्त हुई है, अगर उसका पेपर भी हम देखें तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाले शासक का नाम बताओ। तो उस शासक का नाम क्या था? रावचूड़ा, जो राठौड़ों का प्रथम बड़ा शासक कहलाता है। इसके साथ साथ ये जो था रावचूड़ा, इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था चांदबाई। ठीक है, और इसने क्या किया? इसने चांद बावड़ी बनाई। चांद बावड़ी कहां बनाई? जोधपुर में बनाई। देखिए, एक राजस्थान में चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, कहां की? आबानेरी की। कहां की प्रसिद्ध है? आबानेरी की। याद रखना है, ये आबानेरी वाली चांद बावड़ी नहीं है। इन्होंने कहां बनाई? आबानेरी में। हर्षद माता का मंदिर, चांद बावड़ी, ये सब है, ये अलग विषय है, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो रानी थी चांदबाई, उन्होंने जोधपुर के अंदर क्या बनाई? चांद बावड़ी बनाई। क्या बनाई? चांद बावड़ी बनाई। ठीक है, तो दो शासक हो गए। तीसरे शासक की हम बात करते हैं नेक्स्ट की। 3 नंबर का जो शासक था वो था आपका राव रणमल। चौदह सौ 23 से लेकर 1438 तक ये शासक रहा। ठीक है, 1423 से 1438 तक ये शासक रहा। अब देखिए, इसके समय में क्या हुआ? इसने मारवाड़ की राजनीति में तो कम इंटरेस्ट लिया, और कहां की राजनीति में इंटरेस्ट लिया? मेवाड़ की राजनीति में महत्वपूर्ण इंटरेस्ट लिया। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि मेवाड़ की राजनीति में भाई प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा कि मारवाड़ के उस शासक का नाम बताओ जिसने मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो उसका नाम क्या था? रणमल था। अब इस रणमल ने मेवाड़ की राजनीति में कैसे हस्तक्षेप किया? जब आप मेवाड़ पढ़ोगे तब भी ये चीज आएगी, और मारवाड़ पढ़ोगे तब भी ये चीज आएगी। इसने क्या किया? इसकी एक बहन थी। ठीक है, इसकी एक बहन थी, बहन का नाम था हंसाबाई। ठीक है, इस हंसाबाई का इसने क्या कर दिया? विवाह कर दिया। किसके साथ कर दिया भाई? तो मेवाड़ की राजनीति में भाग लिया, तो मेवाड़ के साथ ही करेंगे। तो मेवाड़ के शासक थे लाखा। महाराणा लाखा के साथ इन्होंने क्या कर दिया? इस राजकुमारी हंसाबाई का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। कोई विशेष बात नहीं है, विवाह होता है, राजकुमारियों का विवाह राजकुमारों के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो विवाह था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ये जो महाराणा लाखा थे, इनकी उम्र 60 साल थी। इनकी उम्र कितनी थी? 60 वर्ष के आसपास थी। और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था चुंडा। सिर्फ चुंडा लिखो, राव चुंडा मत लिखो। चुंडा यहाँ तक का जो था वो इसका
ठीक है, चुंडा जो था वो पुत्र था। अब शादी की उम्र, विवाह की उम्र तो किसकी थी भाई, चुंडा की थी। लेकिन महाराणा लाखा जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंसाबाई को देखा और इन्होंने क्या किया कि कुछ भी हो जाए मुझे जो है वो इस उम्र में हंसाबाई से क्या करना है, विवाह करना है। और बड़ी एक अनूठी शर्त जो है वो रणमल ने रखी कि बिल्कुल आपको विवाह करना है, स्वीकार, आपकी शर्त स्वीकार, आपकी जो है वो रिश्ता स्वीकार, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो हंसाबाई से पैदा होगा, हंसाबाई की जो संतान होगी ना, वो क्या होगी, मेवाड़ की शासक बनेगी। मेवाड़ की क्या बनेगी, शासक बनेगी। बस यहीं से लड़ाई शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि जो हंसाबाई की भाई संतान तो बड़ा बेटा तो ये था ना चुंडा, ठीक है, तो हंसाबाई की जो संतान होगी वो क्या बनेगी, मेवाड़ की शासक बनेगी। इसने क्या रख दी, शर्त रख दी। तो इसने कह दिया यस, वो पिक्चर आई थी ना लव के लिए साला कुछ भी करेगा, तो इसने कहा भाई लव के लिए कुछ भी करेगा। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे करोगे भाई, तुम्हारे कहने से क्या, 60 साल तुम्हारी उम्र हो गई, कल मर जाओ, राजकुमारी से शादी भी कर लो और कल तुम मर जाओ, और तो इसके राजकुमारी के जो बच्चे पैदा हो उनको राजा नहीं बनाया जाए। तो क्या किससे कहलवाए, किसी ऐसे आदमी से कहलवाओ जो राजतंत्र का, इस कुर्सी का प्रबल दावेदार हो। तो कुर्सी का प्रबल दावेदार कौन था भाई, कुर्सी का प्रबल दावेदार इसको कहा भाई तू बोल, तेरी क्या इच्छा है। तो चुंडा ने कहा कि अगर मेरे पिताजी जो हैं, ऐसे पुत्र बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, जिन्होंने खुद के प्रेम को अपने पिता के लिए बलिदान कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर मेरे पिताजी की इच्छा है कि वो 60 साल की उम्र में शादी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं राजपाट को क्या करता हूँ, त्यागता हूँ। और देखिए इन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर जो है तो वो राजपाट को त्याग दूंगा। इन्होंने ये बात भी स्वीकार नहीं की। रणमल ने कहा नहीं भाई ये भी नहीं चलेगा। इसने कहा भाई मैं राज नहीं लूंगा। चुंडा ने कहा राज नहीं लूंगा। रणमल ने मना कर दिया, ना भाई ये भी नहीं चलेगा। तो भाई तुझे क्या चाहिए भाई, शादी तो करनी है, किसने हंसाबाई से कैसे भी शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी शर्त माननी है। तो उसने कहा कि भाई तू तो कह रहा है कि चलो मैं राज नहीं लूंगा, कल तू शादी करेगा, तेरे बच्चे पैदा होंगे, वो लड़ाई करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई राज तो हमारा था, गलती से इन्होंने हंसाबाई के पुत्र ने लिया। तो चुंडा ने एक प्रतिज्ञा की, और वो प्रतिज्ञा की कि वो जीवन भर क्या रहेंगे, उसने कहा शादी नहीं करूंगा, बच्चे पैदा होने की नौबत ही नहीं आएगी, शादी नहीं करूंगा, बच्चे पैदा होने की नौबत नहीं आएगी, और इस तरह से तुम्हारा जो हंसाबाई का जो पुत्र है उसका राज जो है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ऐसी प्रतिज्ञा जो है वो एक ही व्यक्ति ने की थी, और वो कौन थे, भीष्म पितामह। इसलिए जो चुंडा है उसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म, जिसने इतनी कठोर प्रतिज्ञा कर ली अपने पिता के लिए कि शादी नहीं करूंगा ताकि कोई झंझटी नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद में इसकी इस शर्त को मानने के बाद में जो हंसाबाई है उनका विवाह किसके साथ हो गया, उनका विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा के साथ हो गया। और इनसे एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम क्या था, मोक्कल, जो कालांतर में मेवाड़ का शासक बना, जो बाद में क्या बना, मेवाड़ का शासक बना। कौन, मोक्कल, ठीक है। अब ये जो रणमल जो था ये कहां चला गया, मारवाड़ छोड़ के इस मोक्कल के पास चला गया। अब मोक्कल के पास चला गया तो यहां रहकर इसने क्या किया कि मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। ये जैसे कहता वैसे ही होता, इसका भाणजा वही काम करता। भाई मामा ने कह दिया तो भाणजा बात थोड़ी टालेगा, भाणजे को तो वही काम करना है जो मामा कहेगा। तो इससे क्या हुआ, मेवाड़ी सरदार जो है वो क्या हो गए, नाराज हो गए, और नाराज होकर उन्होंने जो क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। और एक षड्यंत्र के तहत एक महिला थी भारमली, क्या नाम था, भारमली, जो कौन थी, रणमल की प्रेमिका। जो रणमल की प्रेमिका थी, लेकिन ये ठीक है कि मेवाड़ की थी, इसको सिखाया, अरे भाई देख ऐसा है कि
कि वतन के लिए जो कुर्बान होते हैं ना, वतन के लिए जो अपने प्यार की कुर्बानी देते हैं, वो बड़े आदमी होते हैं। और बारमली तैयार हो गई और इसने क्या किया, एक रात जो है वो रणमल को क्या पिलाया, जहर, शराब पिलाई, अत्यधिक शराब पिलाई। खूब दारू पिलाई, खूब दारू पिलाई, और दारू पिला पिला कर उसकी वहीं से क्या कर दी, हत्या कर दी। इस तरह से रणमल का चैप्टर हो गया क्लोज। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है कि ऐसा शासक जिसने मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप किया, और ऐसा शासक जिसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे किया, किससे किया, महाराणा लाखा से किया। ठीक है, तो ये हो गया आपके रणमल जी 1423 से 1438। नेक्स्ट में चलते हैं। राव जोधा, चौदह सौ अड़तीस से 1489। देखिए, राव जोधा के बारे में सबसे पहली फैक्ट जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि इनसे पहले ये जो राव जोधा था वो राव रणमल का पुत्र था, और संजोग से जिस समय पे रणमल की हत्या हुई ये मेवाड़ में था। और जैसे ही पता चला, अपनी जान बचा के दौड़ता हुआ भागता हुआ ये कहां पे आ गया, कहां पे आ गया, मारवाड़ आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, सॉरी वास्तविक संस्थापक। पहली चीज जब ये पूछी जाती है आपसे, क्या पूछी जाती है, जब आपको ये पूछा जाता है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक तो कौन था, राव सिंह था, हमने स्टार्ट में पढ़ा है। लेकिन ये पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक जो था वो मारवाड़ के राठौड़ वंश का राव जोधा था। इसने क्या किया, इसने अपने नाम के ऊपर 1459 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में जो है एक किला बनाया चिड़िया टूक पहाड़ी पे। पहाड़ी का नाम याद रखना है, चिड़िया टूक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पे, चिड़िया टूक पहाड़ी पर क्या बनाया, दुर्ग बनाया। और दुर्ग बनाकर एक शहर, दुर्ग का नाम आपको याद होना चाहिए, दुर्ग का नाम क्या था, तो जिस पहाड़ी पे दुर्ग बना उस पहाड़ी का नाम तो चिड़िया टूक, और दुर्ग का नाम क्या था, मेहरानगढ़। दुर्ग का नाम क्या था, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। और एक शहर बसाया, एक शहर बसाया खुद के नाम पर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा शहर था, जोधपुर। कौन सा शहर था, जोधपुर। और इसमें के साथ साथ जोधपुर को क्या किया, जोधपुर को इसने राजधानी बनाया। किसकी, राठौड़ों की राजधानी। भाई पहली राजधानी कौन सी थी, राठौड़ों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो प्रथम राजधानी बात करें हम तो राठौड़ों की प्रथम राजधानी मंडोर। कौन सी थी, मंडोर। किसने बनाया था, मंडोर को प्रथम राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था, तो चूड़ा ने बनाया था। राव चूड़ा जो थे, जिसको राठौड़ों का बड़ा शासक कहा जाता है, उसको प्रथम राजधानी बनाया। और राठौड़ों की दूसरी राजधानी जोधपुर किसने बसाया, राव जोधा ने बसाया। इसलिए इसको जोधपुर का के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इतनी कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में देखिए क्या है, अब जब जोधा वहां से भाग के आए, कहां से, मेवाड़ से। तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के बीच में क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। तो इनकी जो बुआ थी हंसाबाई, हंसाबाई ने कहा भाई लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या किया जाए, संधि कर लो। और जो एक संधि हुई, महत्वपूर्ण संधि, वो हर परीक्षा में पूछी जाती है। ये जो संधि है हर परीक्षा में पूछी जाती है, उसको कहते हैं आंवल और बावल की संधि।
आवल और बावल की संधि हुई आपके 1453 ईस्वी में। कब हुई? 1453 ईस्वी में। ठीक है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है भाई, ये संधि किस किस के बीच में हुई? तो ये जो संधि थी आवल बावल की संधि, वो राव जोधा, और ये तो कहां के थे? मारवाड़ के। राव जोधा तो कहां के थे? मारवाड़ के थे। ठीक है, मारवाड़ के राव जोधा, और मेवाड़ की तरफ से थे राणा कुंभा। राणा कुंभा ये कहां के थे? मेवाड़ के। तो दोनों के बीच में संधि हो गई कौन सी? आवल और बावल की संधि। अब ये आवल बावल की संधि क्या थी? अगर हम देखते हैं, देखो आवल और बावल की संधि को देखते हैं हम क्या है। आवल और बावल की संधि क्या है कि जो मारवाड़ है, ये जो मारवाड़ है, और इधर क्या है आपका मेवाड़, इन दोनों की सीमा निर्धारित कर दी गई। दोनों की क्या कर दी गई? सीमा निर्धारित की गई। और इस संधि में क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र है मारवाड़ का, और ये क्षेत्र है किसका? मेवाड़ का। अब मेवाड़ के अंदर तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक छाल होती है, एक पेड़ होता है आंवल छाल जिसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया आंवल, और इधर होते हैं अंग्रेजी बबूल जिसको बोलते हैं बावल। ठीक है, मारवाड़ में। ठीक है, बावड़ा बोलते हैं मारवाड़ी में। ठीक है, तो एक तरफ आवड़ा था और एक तरफ बावड़ा था। तो ये हुआ भाई, जहां आवड़ और बावड़ की दोनों की मुलाकात होती है ना, वही हमारी क्या है? सीमा है। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण इस संधि में किया गया। संधि का नाम था आवल बावल की संधि। किसके बीच में हुई? राव जोधा और राणा कुंभा। जोधा मारवाड़ का था और कुंभा कहाँ का था? मेवाड़ का। कब हुई? 1453 में हुई। किसके सहयोग से हुई? हंसाबाई के सहयोग से। सीधी सी बात याद रखनी है, नो वो क्या कहते हैं, सीधी बात नो बकवास। ठीक है, किसके सहयोग से? हंसाबाई के सहयोग से हुई। इसके साथ साथ अपने संबंधों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जोधा ने क्या किया? जोधा की पुत्री थी, नाम था श्रृंगार देवी। जोधा की पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी, और कुंभा का पुत्र जिसका नाम था रायमल। दोनों में क्या कर दिया? विवाह करवा दिया भाई। यानी एक बार फिर से दोनों घराने जो है, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों ठिकाने जो है, वो किस में बंध गए? वैवाहिक बंधन में बंध गए। इस तरह से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में क्या हो गई? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में संधि हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा शासक हो गया? ठीक है, ये हो गया आपका जोधा। अब जोधा के बाद में अगले शासक पे हम आते हैं। राव गंगा। 1515 से 1531। 1515 से लेकर 1531। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके दो इवेंट है, महत्वपूर्ण इवेंट है राव गंगा के। ठीक है, सबसे पहला इवेंट जो हमें याद रखना है वो क्या रखना है कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? 1500 तारीख नहीं लिखे, सीधा लिख देते, वहां पढ़ लेंगे। खानवा का युद्ध। सत्रह मार्च 1527।
अब आपको यहां से भी याद रहना चाहिए कि भाई किस किस के बीच में, क्योंकि जहां ये प्रकरण आता है ना वहां आपको याद होना चाहिए। तो ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और राणा सांगा वर्सेज किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा कहां के थे भाई? मेवाड़ के थे। राणा सांगा कहां के थे? मेवाड़ के थे। तो राणा सांगा ने पाती पर्वन किया था। क्या किया था? पाती पर्वन, याद रखना है आपको, पाती पर्वन। और पाती पर्वन में क्या हुआ? पाती पर्वन का मतलब था कि जितने भी शासक थे ना राजपुताने के, उन सबको आमंत्रण दिया था, उनको निमंत्रण दिया था कि आइए और मेरे साथ जो है मेरी सहायता के लिए युद्ध करके बाबर को हिंदुस्तान से भगाने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए। तो देखो, मैं हमने पीछे देखा कि अवल बावल की संधि हो रखी है, तो दोनों में मित्रता है। तो आपको याद रखना है कि खानवा के युद्ध में जो है वो किसने भाग लिया? किसने भाग लिया? राव गंगा ने भाग लिया। यहां साथ साथ एक चीज और याद रखोगे आप, वो क्या रखोगे कि इसका पुत्र और था एक, राव मालदेव, जो राजकुमार था उस टाइम पर। इसने भी क्या किया था? इसने भी इस युद्ध में शामिल हुआ था। तो आपके प्रश्न ये आएगा कि मेवाड़ की मारवाड़ की तरफ से जो है वो राणा सांगा की सहायता हेतु खानवा के युद्ध में किसने भाग लिया? हम जब खानवा का युद्ध पढ़ेंगे तो हम पूरा पढ़ेंगे कि राजस्थान के कौन कौन सा शासक था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम मारवाड़ पढ़ रहे हैं, तो मारवाड़ का याद रखना है कि मारवाड़ की तरफ से कौन आए थे? दो आदमी आए थे, पहले गंगा खुद आए थे और दूसरे एक उनका राव मालदेव ये आए थे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि मारवाड़ की तरफ से जो है वो खानवा के युद्ध में दो लोगों ने हिस्सेदारी की। ठीक है, उसके अलावा गंगा की एक बड़ी उपलब्धि और भी थी, एक युद्ध किया था इन्होंने, सेवकी गांव का युद्ध। सेवकी गांव का युद्ध। ठीक है, सेवकी गांव का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। और ये जो सेवकी गांव का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर राव गंगा जो थे इन्होंने किसको हराया था? दौलत खां को हराया था। ये दौलत खां कहां का था? याद रखना है, दौलत खां नागौर का था। दौलत खां कहां का था? नागौर का था। तो प्रश्न सीधा सा आता है भाई, सेवकी गांव का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो मारवाड़ के राव गंगा और नागौर के दौलत खां के बीच में हुआ, और उसमें क्या हुआ? विजयी रहा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और निकलता है सीधा सा, वो क्या निकलता है कि इस युद्ध के अंदर गंगा जो था उसकी सहायता की थी किसने? गंगा की सहायता एक व्यक्ति ने की थी। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये व्यक्ति जो सहायता करने वाला था उसके साथ बाद में अच्छा नहीं हुआ। वो हम देखेंगे आगे कि बाद में क्या अच्छा नहीं हुआ। उसका नाम था राव जैत सिंह। और राव जैत सिंह कहां का शासक था? बीकानेर का शासक। बस ये चीज याद रख लो। किसके बारे में? राव गंगा के बारे में। दो चीजें याद रखनी है, एक ही खानवा के युद्ध में भाग लिया, एक सेवकी गांव का युद्ध लड़ा, और एक इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि उसका पुत्र राव मालदेव। नेक्स्ट में चलते हैं। राव मालदेव 1531 से 1562। ठीक है, हाँ भाई, पहले तो हमने बात कर ली खानवा युद्ध की, तो उसके बारे में हम यहाँ ज्यादा विचार वापस नहीं करेंगे।
राव मालदेव जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हिंदुस्तान के जो शासक है उसमें महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, तो इसको कहते हैं हिंदुस्तान का हर्षमान। हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक किसको कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। तो सबसे पहले तो राव मालदेव के बारे में एक दो चीजें हम विशेष तौर से 2-3 युद्धों की बात करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखिए हीराबाड़ी का युद्ध। मैप से लेते हैं। तो नागौर में जगह है हीराबाड़ी। यहां पर एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? यह हुआ आपका 1533 ईस्वी में, ठीक है। 31 में यह बना, 33 में युद्ध हुआ। 1533 ईस्वी में हीराबाड़ी का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ कि इसमें मालदेव ने उस आदमी को हराया जिसको इसके पिता ने भी हराया था। मालदेव ने किसको हराया? इसके पिता ने सेवकी गांव के युद्ध में किसको हराया था? दौलत खां को। नागौर का शासक कौन था? दौलत खां। दौलत खां को हराया, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि पहला युद्ध तो जो है वो इसका ये हुआ कि इसने हीराबाड़ी के युद्ध 1533 में दौलत खां को हराया, जो कहां का शासक था? नागौर का शासक था। और ये युद्ध भी नागौर और जोधपुर की सीमा के ऊपर हुआ था, ठीक है। नागौर के दौलत खां को हरा दिया। दूसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो यहां देखिए आपके गंगानगर में एक युद्ध हुआ, पाहेबा का युद्ध। भाई कई जगह इसको साहेबा का युद्ध भी कहा जाता है। पाहेबा और साहेबा का युद्ध। अब आपको याद रखना है यहां पे कि ये जो युद्ध हुआ 1541 में हुआ, ठीक है। अब जो पाहेबा का युद्ध हुआ, देखिए हमने 2 युद्ध पढ़े, एक हीराबाड़ी और एक पाहेबा का। दोनों का संबंध किससे है? सेवकी गांव के युद्ध से है, जो 1529 में हुआ था, ठीक है। पहला संबंध तो हमने पता चल गया, भाई दौलत खां को हराया था किसने? राव गंगा ने हराया था, और यहाँ मालदेव ने भी दौलत खां को हरा दिया। तो पहला संबंध तो पता चल गया। भाई इससे क्या रिलेशन हो गया? तो आपको याद रखना है कि पहले जो युद्ध हुआ था सेवकी गांव का युद्ध, उस सेवकी गांव के युद्ध में दौलत खां को हराने के लिए राव गंगा की मदद किसने की थी? मैंने वहां पढ़ाया, तब आपको कहा था कि आगे जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस आदमी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो वो मदद करी थी किसने? राव जैत सिंह ने। और ये राव जैत सिंह कहां का था? बीकानेर का। ये बीकानेर का राव जैत सिंह था। इसके साथ साथ वीरमदेव मेड़तिया, ये कहां का था? मेड़ता का। भाई साहब इन दोनों को जो है वो किसने? मालदेव ने इसमें हराया। और ना सिर्फ हराया, जैत सिंह की इसमें क्या हो गई? मृत्यु भी हो गई। जैत सिंह की इस युद्ध में क्या होगी? मृत्यु भी होगी। तो दोनों युद्धों का संबंध किससे आ गया? सेवकी गांव से। ये तो डायरेक्ट लड़ा गया, और ये इसलिए लड़ा गया क्योंकि इसने इसकी हेल्प करी थी, और जिसने सहायता करी ना, उसी आदमी के साथ इन्होंने विश्वासघात करके इसको हरा दिया, ठीक है। तो राजनीति में जायज है सब कुछ। तो 1541 याद रखना है किसके बीच में हुआ?
जयसी और वीरमदेव मेड़तिया दोनों एक तरफ थे और एक तरफ रहा मालदेव था। मालदेव ने इन दोनों को परास्त किया, साथ साथ जयसी इस युद्ध में मारा गया। अब देखिए जयसी इस युद्ध में मारा गया ना, तो उससे का परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट भी बड़ा विचित्र रहा। जयसी जो था, इस जयसी के एक पुत्र था, जयसी का पुत्र था, नाम था राव कल्याणमल। इस कल्याणमल ने क्या कहा, भाई इसने मेरे पिता को मारा है, मैं इसका बदला लूंगा। और इसका बदला लेने का एक ही तरीका था। वो तरीका क्या था, वो तरीका एक्चुअल में ये था कि जो दिल्ली थी, तो दिल्ली की सल्तनत पे शेरशाह सूरी का अधिकार था। तो जयसी, ये कल्याणमल किसके पास चला गया, शेरशाह सूरी के पास चला गया। और शेरशाह सूरी को तैयार कर लिया, किस चीज के लिए तैयार कर लिया, मालदेव के विरुद्ध युद्ध करने के लिए शेरशाह सूरी को तैयार कर लिया। अभी सबसे मेन चीज यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि शेरशाह सूरी तैयार क्यों हुआ। उसका कारण क्या है कि जब शेरशाह सूरी ने किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। किसको हराया, हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने पहले हुमायूं को हरा के तख्त प्राप्त किया था। तो जब ये हुमायूं भटक रहा था, हुमायूं भटक रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ कि मालदेव ने इसको निमंत्रण दिया। मालदेव ने इसको क्या दिया, निमंत्रण दिया हुमायूं को कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं शेरशाह सूरी को परास्त कर दूंगा और तुम्हें वापस तुम्हारा राज दिलवा दूंगा। तो प्रश्न यहां से बन गया भाई सीधा सा कि राजस्थान के किस शासक ने मुगल बादशाह हुमायूं को शरण देने के लिए आमंत्रित किया था। तो आमंत्रित किसने किया भाई, हुमायूं को मालदेव ने किया। पर सीधा सा प्रश्न है, याद रखने वाली चीज है, भूलने लायक चीज ही नहीं है, ठीक है। तो मालदेव ने को इसने आमंत्रित किया था, तो इसलिए भी ये नाराज था, ठीक है। और यहाँ पे ये इसलिए नाराज था और यहाँ पे राव कल्याणमल चला गया, दोनों काम हो गए, बस और क्या चाहिए, सोने पे सुहागा हो गया। तो सीधी सी बात कहाँ निकल के आई कि आपके पाली जिले में, वर्तमान में है भाई ब्यावर में, पहले पाली जिले में पड़ता था और वर्तमान में ब्यावर में, एक युद्ध हुआ गिरी सुमेल का युद्ध। पांच जनवरी 1544 को पाली जिले के अंदर। और अगर वर्तमान में ब्यावर का ऑप्शन आता है तो ब्यावर का ध्यान याद रखें, क्योंकि ये जो जगह पड़ती है वो पड़ती है जैतारण में। कौन से ब्लॉक में पड़ती है, जैतारण में। और जैतारण जो है वो वर्तमान में किसका हिस्सा है, ब्यावर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जैतारण में पड़ती है तो ब्यावर का हिस्सा हो गया। तो ब्यावर ऑप्शन में आए तो ध्यान रखना है अपने को, ब्यावर ही इसका आंसर सही होगा, ठीक है। इस जगह एक युद्ध हुआ, राव मालदेव जो था वो इस युद्ध में पहुंचा। मालदेव के दो सैनिक इसमें थे, ये याद रखना है, मालदेव के दो बड़े सेनापति, नाम याद रखना है, जैता और कुंपा। ये प्रसिद्ध सेनापति थे मालदेव के, ठीक है। शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी ने बड़े ही, दोनों सेनाएं इस तरह से आमने सामने थी। यहां शेरशाह सूरी की सेना थी और यहां पे जो है किसकी सेना थी, मालदेव की सेना थी, ठीक है। यहां शेरशाह सूरी की सेना थी और यहां पे मालदेव की सेना थी। शेरशाह सूरी ने बड़ी चतुराई से काम लिया। इसने क्या किया कि कुछ पत्र लिखवाए, कुछ पत्र लिखवाए और ये पत्र लिखवा के यहां डाल दिए, इनके डेरे में डाल दिए। मालदेव की जो सेना का जो डेरा था ना उसके सामने वहां डाल दिए।
अब ये जो पत्थर थे उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जेता और कुपा दोनों के दोनों जो है वो किसके साथ मिल गए हैं, शेरशाह सूरी के साथ मिल गए। ये इनकी तरफ से पत्थर लिखवाए गए थे कि आप आश्वस्त रहो, हम जो है मौका देख के मालदेव को खत्म कर देंगे और मालदेव को खत्म करके जोधपुर का राज आपको दे देंगे। अब इन दोनों को, ये बड़े स्वामी भक्त वीर थे, इनको पता ही नहीं, इस चीज की जानकारी नहीं। अब यहाँ इस तरह की बातें हो गई, यहाँ इसको पता नहीं। तो मालदेव जो है बड़ा कान का कच्चा निकला और इसने बड़ी बिना छानबीन बिना खोजबीन किए ही रात के समय में ही अपना डेरा उठा लिया। भाई रात के समय ही वापस डेरा उठा के वापस लौट गया। सुबह जेता और कुपा उठे तो इनको वास्तविकता पता चली, इनको बड़ा दुख हुआ कि यार पूरी जिंदगी स्वामी भक्ति से हमने सेवा करी और आज हमारी सेवा का ये फल मिला। तो कहता है कि इन दोनों ने एक छोटी सी सेना के साथ शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई की और वो इतनी जबरदस्त लड़ाई करी कि शेरशाह सूरी की जो सेना थी उसके दांत खट्टे कर दिए। हालांकि लास्ट में ये लड़ते लड़ते मारे गए और शेरशाह सूरी विजयी रहा, लेकिन शेरशाह सूरी ने इनके ताकत को देखकर, इनकी वीरता को देखकर एक शब्द कहा, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो आपको याद रखना है, वो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या कहा था शेरशाह सूरी ने? देखो शेरशाह सूरी ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी इनकी वीरता को देख के कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी इसको एहसास हो गया कि अगर मालदेव की पूरी सेना लड़ती तो मेरी हार निश्चित थी। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीजें पूछी जाती है, किसने कहा? तो शेरशाह सूरी ने कहा। किस युद्ध के संबंध में कहा? तो आपके गिरी सुमेल युद्ध के संबंध में कहा। और अगर यह पूछा जाता है कि यह जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है, तो ये मिलती है हमें अब्बास का शेरवानी। अगर कवि का नाम पूछा जाता है, लेखक का नाम पूछा जाता है, ठीक है, इस अब्बास का शेरवानी ने ये बात कही कि जो शेरशाह सूरी था ना, उसने युद्ध के बाद में ये बात कही थी। ठीक है, तो ये किसने कही? अब्बास का शेरवानी ने कही। तो ये हो गया आपका मालदेव पूरा। अगला शासक है आपका रावचंद्र सेन। ठीक है, 1562 से 1583। देखिए मालदेव के दो बड़े पुत्र और थे, एक का नाम राम था, सबसे बड़ा था, सेकंड वाले का नाम था उदय सिंह। मालदेव ने क्या किया? इन दोनों को बाइकाट कर दिया और तीसरे जो 3 नंबर का भाई था, इसलिए दोनों नाराज होने थे। उदय सिंह जो था वो तो थोड़ा स्थिर रहा, लेकिन राम जो था ना वो कहां पहुंच गया? अकबर के पास पहुंच गया। ठीक है, और अकबर ने यहां पे आक्रमण करने के लिए एक आदमी को भेजा था, उसका नाम याद रखना है, उस सेनापति का नाम आपको याद रखना है। उसका नाम था हुसैन कुली खां। इस हुसैन कुली खां ने जोधपुर पे आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप ये जो रावचंद्र सेन जो थे वो कहां पे चले गए?
जंगलों में चले गए। यहाँ कहाँ चले गए? जंगलों में चले गए और यहीं रहकर जो है वो प्रयास करने लगे स्वतंत्रता प्राप्त करने का। लेकिन इसी बीच में एक घटना और हो गई। आप सबको याद है कि एक ऐतिहासिक दरबार लगा था 1570 ईस्वी में। इस दरबार को क्या कहते हैं? नागौर दरबार। नागौर दरबार किसने लगाया था भाई? अकबर ने लगाया था। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। इस नागौर दरबार में जो राजस्थान के जो है वो लगभग शासक शामिल हुए और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। ये चंद्रसेन को पता चला तो ये भी आए, लेकिन जब इन्होंने ये यहाँ नागौर दरबार में आए तो यहाँ इन्होंने फील किया कि इनको जो है महत्व कम दिया जा रहा है और इनकी जगह इनके भाई उदय सिंह को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो बहुत जल्द जो है वो यहाँ से इस जगह को छोड़कर ये वहां से चले गए। अकबर भी उससे काफी नाराज हुआ, लेकिन पूर्णतः ये यहाँ से चले गए। और उसके बाद में ये गए कहाँ पे? सिवाना। पीपलोद और कान्होजा और अंत में चले गए ये डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये क्रम याद रखना भाई। नागौर दरबार के बाद में जो है आपके राव चंद्रसेन कहाँ गए? सिवाना, पीपलोद, कान्होजा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, ये क्रम याद रखना। और वहां रहकर इन्होंने जो है वो जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी। अब इस तरह की लड़ाई किसने लड़ी थी भाई स्वतंत्रता के लिए? प्रताप ने लड़ी थी। इसलिए इसको कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। क्या कहते हैं? याद रखना है। प्रताप का अग्रगामी। और एक कहते हैं मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये उपनाम है। ये सारे के सारे क्या हैं? इसके उपनाम है। किसके? आपके राव चंद्रसेन के। तो ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी है। 1581 ईस्वी में जो है सॉरी 1583 में इनकी क्या होगी? 1581 में इनकी होगी मृत्यु। 81 रखना, ये 81 है। 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने निकल के ये आता है कि जब नागौर दरबार हुआ ना और चंद्रसेन चला गया तो यहाँ का जो प्रशासक था ना, जोधपुर का प्रशासक है, प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो रायमल को किया। अकबर ने किसको प्रशासक बनाया? रायमल को। ये रायमल कहाँ का था भाई? बीकानेर। तो जब राव चंद्रसेन चले गए तो उसके बाद में रायमल जो है बीकानेर के, उनको यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। ये प्रश्न भी बहुधा पूछा जाता है। ठीक है, और उसके कुछ समय बाद में एक नया राजा बनाया गया जिसको कहते हैं मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह किसको कहते हैं? उदय सिंह को कहता है। अभी इन्होंने एक काम इनका जो है वो महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखना है। इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था जोधाबाई, जिसको जगत गुसाई भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम इसका विवाह जो किसके साथ किया? सलीम के साथ इसका क्या कर दिया? विवाह। बस ये आपको याद रखना है।
कि उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया जगत गुसाई या जोधाबाई जिसका नाम था, और किसके साथ किया? अकबर के पुत्र सलीम जो जहांगीर के नाम से बादशाह बना था, उसके साथ इसने जो है वो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। देखिए ये जोधाबाई अलग है, और जो हम उसमें पढ़ते हैं ना अकबर की पत्नी जोधाबाई, वो अलग है, वो जयपुर वाली वो अलग है। ये जगत गुसाई नाम था, जोधाबाई भी कहते थे उनको। उसके बाद में आप लिखिए जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह भी कौन से? प्रथम 1638 से 1678। देखिए इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था गज सिंह। और जब गज सिंह की मृत्यु हुई, जब गज सिंह की मृत्यु हुई, यहां से दो सवाल निकल के आते हैं। गज सिंह की मृत्यु से दो सवाल निकल के आते हैं। पहला सवाल जो यहां से निकल के आता है वो ये आता है कि इनकी उम्र कितनी थी? 11 वर्ष थी। और दूसरा सवाल ये निकल के आता है कि उस समय ये कहां थे? तो बूंदी में थे। भाई अपने पिता की मृत्यु हुई तो बूंदी में थे। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया, भाई कितने साल की उम्र थी? नहीं पूछा जाएगा, उम्र याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस उम्र के साथ दूसरा फैक्ट जुड़ा हुआ वो याद रखना पड़ेगा, इसलिए उम्र अपने आप याद हो जाएगी। पहला प्रश्न कि जब पिता की मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय ये कहां पे थे? भाई बूंदी में थे। अब बूंदी में क्या कर रहे थे? बूंदी में क्या कर रहे थे? तो बूंदी में विवाह कर रहे थे। हद हो गई यार, 11 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो विवाह करने के लिए जोधपुर से बूंदी चला गया। ठीक है, तो 11 साल की उम्र में ये बूंदी में शादी रचा रहे थे, उस समय इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो हाँ, उस समय जब 11 साल की उम्र थी तो फिर शाहजहां ने इनका टीका किया, इनको शासक बनाया। और ये जो शासक बनने के बाद जो है वो 11 साल का बच्चा क्या कर सकता है, इसलिए उन्होंने आसोप ठाकुर जो थे उनको मंत्री नियुक्त किया। याद रखना, आसोप ठाकुर को इनका क्या बनाया? मंत्री बनाया। ध्यान रखना है, किसको बनाया भाई? आसोप ठाकुर को इनका मंत्री बनाया। और इन्होंने जो है वो देख रेख में शासन संभाला। अब इनके बाद में क्या हुआ कि पहले इन्होंने शाहजहां के पास में अच्छी सेवा दी, उसके बाद में शाहजहां को क्या बना लिया गया? बंदी। और शाहजहां को बंदी बनाने के बाद में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध हुआ। इस धर्मत के युद्ध में क्या हुआ? देखो, ये जो धर्मत का युद्ध था, इस धर्मत का युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 को हुआ। इस युद्ध में जो है वो पहला प्रश्न यहां से निकलता है कि जसवंत सिंह जो है वो किसके पक्ष में लड़ने के लिए गए थे? तो दारा के पक्ष में लड़ने के लिए गए थे। धर्मत के युद्ध में किसके पक्ष से लड़ रहे थे? दारा के पक्ष से लड़ रहे थे। और सामने कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, दारा के पक्ष से लड़ रहे थे, औरंगजेब सामने था। अब यहाँ क्या हुआ? औरंगजेब बड़ा बदमाश प्रवृत्ति का निकला और इसने क्या किया कि जो जसवंत सिंह के साथ जो सेनापति था ना, उस सेनापति को अपने तरफ मिला लिया। तो एक सेनापति ने विश्वासघात कर दिया। उस सेनापति का नाम याद रखो भाई। उस विश्वासघात करने वाले का नाम क्या था? कासिम खान। कासिम खान नामक सेनापति था, उसने विश्वासघात कर दिया। और विश्वासघात करने से ये जो धर्मत का युद्ध थे जो था वो जसवंत सिंह हार गए। हारने के बाद ये सीधे कहां लौट आए?
जोधपुर लौट आए। और जोधपुर जब ये लौट के आए तो यहीं इनकी समस्या खत्म नहीं हुई, यहाँ इनकी समस्या ज्यादा बढ़ गई। यहां से कहाँ आए ये, जोधपुर आए। और इनकी एक रानी थी, रानी बड़ी खतरनाक निकली, रानी का नाम था महामाया। ठीक है, पहली चीज तो याद रखना ये उदयपुरी रानी थी। कौन थी, उदयपुरी रानी थी। और इसने क्या किए, दरवाजे बंद करवा दिए। इसने क्या किए कि गढ़ के दरवाजे बंद करवा दिए और ये संदेशा भिजवा दिया कि राजपूत जो हैं वो या तो युद्ध में मर मिटते हैं या विजय प्राप्त करके लौटते हैं। जो आदमी लौटा है वो मेरा पति नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि राजपूत या तो युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटते हैं या अपना मस्तक चढ़ा देते हैं। और ये कहकर वो सती होने की तैयारी करने लगी महामाया। महामाया सती होने की तैयारी करने लगी। बड़ी मुश्किल से समझाया गया, हाथ पैर जोड़ के रानी को मनाने का प्रयास किया गया। रानी बड़ी मुश्किल से मानी, नहीं मानी भाई, किसी की नहीं मानी। तो लास्ट में संदेशा भिजाया गया कहाँ पे, उदयपुर, इनकी माता जी के पास। उन्होंने इंटरफेयर किया। भाई औरतें किसकी मानती है, सबसे ज्यादा अपनी माँ की मानती है। ठीक है, तो बाकी किसी के ससुराल में थोड़ी मानेंगी। तो इन्होंने क्या किया कि उदयपुरी रानी की का संदेशा भिजवाया कि भाई वो तुम्हारी बेटी इस तरह के काम कर रही है, आदमी को अंदर नहीं आने दे रही, युद्ध में से थका हुआ आया यार, ये नाटक कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे तैसे इसको मनाया गया कि हम वास्तव में बाद में जीत के आ जाएंगे। तो फिर इसने दरवाजा खोला। अब ये जो घटना है ना, इस घटना की जानकारी के बारे में अगर हम लिखें कि भाई ये घटना की जानकारी, इस घटना का वर्णन जो है वो किसने किया है, तो एक तो बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री था। इसका नाम आप याद रखें, बर्नियर। ये कहां का था, फ्रांस का था। ठीक है, और दूसरा आपको नाम याद रखना है बर्नियर के बाद में, मनुची। तीसरा नाम याद रखना है खाफी खां। भाई प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस किस विद्वान ने जो है वो महामाया द्वारा दरवाजे बंद करने का वर्णन किया है। और चौथा नाम आपको याद रखना है श्यामल दास। तो ये चार विद्वान है ना जिन्होंने वर्णन किया कि वास्तव में हाँ ऐसी कोई घटना घटी थी। धर्मत के युद्ध के बाद में जो है वो यहाँ पर ये दरवाजे नहीं खोले गए थे। 1678 ईस्वी में एक जगह का नाम है जमरूद। अमरूद नहीं है भाई, ये जमरूद है, अफगानिस्तान में पड़ती है। इस जगह पर जो है वो इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस तरह से एक अपने शासक जसवंत सिंह जो है प्रथम, उनका अध्याय समाप्त हो गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगले शासक की बात करेंगे। अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह का जो कार्यकाल है वो 1707 से 1724। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब मृत्यु हुई थी किसकी, जसवंत सिंह। इनके कोई संतान नहीं थी। ठीक है, इनके कोई संतान नहीं थी। और औरंगजेब तो पहले ही जसवंत सिंह से जलता था, वो वैसे ही जो है वो इस चक्कर में बैठा था कि जैसे तैसे कर करके जो है वो
जोधपुर का राज जो है हथिया लिया जाए। तो उसने ये कहा कि चलो ये अच्छी बात होगी कि कोई संतान नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि उस टाइम पर इनकी एक पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, और इनके जो क्या बोलते हैं गर्भ से जो है वो जसवंत सिंह की पत्नी के लाहौर में जो है एक पुत्र का जन्म हुआ। और उस पुत्र का नाम क्या रखा गया भाई? अजीत सिंह रखा गया। और जैसे ही पता चला औरंगजेब ने इसको मरवाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दो लोगों ने विशेष रूप से योगदान दिया, आपको याद रखना है। बाघेली, ये महिला का नाम याद रखें, बाघेली नामक महिला थी। इसने औरंगजेब के चुंगल से अजीत सिंह को छुड़ाया और छुड़ा के सीधा इसको कहां लेके आ गई? राजस्थान में कालिंदी सिरोही में लेके आ गई। ठीक है, राजस्थान में कालिंदी लेके आ गई। इसके साथ साथ एक और महिला गोरा धाय जो थी उसने क्या किया? पालन पोषण किया। ये अजीत सिंह की दाई थी जिसने उनको दूध पिलाया, उनका पालन पोषण किया। और इसके लिए जो मारवाड़ का राष्ट्रीय गीत है, यहां ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है? धूसा। इसमें जो है वो इनका नामोल्लेख किया जाता है, इनका गान किया जाता है, गोरा धाय का गान किया जाता है। किसमें? मारवाड़ का जो राष्ट्रीय गीत है धूसा, उसके अंदर इसका गान किया जाता है। और साथ साथ में दुर्गादास राठौड़ का भी नाम याद रखें। दुर्गादास ने क्या किया भाई? दुर्गादास जो थे इन्होंने अजीत सिंह को सत्ता दिलवाने के लिए एक 30 वर्षीय युद्ध 1679 से लेकर 1709 तक एक 30 साल का एक लंबा संघर्ष किसने किया? दुर्गादास ने किया। इसलिए दुर्गादास को क्या कहते हैं? दुर्गादास को कहते हैं राठौड़ों का यूलिसीज। राठौड़ों का यूलिसीज या राठौड़ों का उद्धारक कहते हैं। ठीक है, दुर्गादास के बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह शासक बने, इन्होंने दुर्गादास को अपने राज्य से क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। दुर्गादास मेवाड़ चले गए, जहां मेवाड़ के शासक राज सिंह जो थे उन्होंने केलवा की जागीर दे दी इनको। कहां की जागीर दे दी? केलवा की जागीर दी। देखो, जिस आदमी ने 30 साल तक संघर्ष करके जो है वो सत्ता दिलवाई औरंगजेब से, उस आदमी को शासक बनते ही अजीत सिंह जी जो थे उन्होंने क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। और इस तरह से उसका जीवन भर का जो योगदान था उसको एक पल में मिट्टी कर दिया। लेकिन केलवा के जो शासक है, जो मेवाड़ के शासक राज सिंह थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनका समर्थन किया और इनके जीवन यापन के लिए केलवा की जागीर इनको दी। ठीक है, तो ये हो गया अपना अजीत सिंह वाला चैप्टर। अब आगे जो है 4-5 शासक जो है उनके मेन जो चीजें हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थी। इस घटना के कारण अभय सिंह थोड़े चर्चित रहे काफी। आज भी हम अभय सिंह का नाम उस घटना के कारण आता रहता है। वो घटना क्या थी कि इनके एक हाकिम थे, हाकिम का नाम था गिरधर दास। हाकिम का क्या नाम था?
गिरधर दास। इस गिरधर दास को इन्होंने कहा कि भाई महल के खिड़की दरवाजे बनाने हैं, इसलिए महल में क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। ये गिरधर दास जो है वो कहां पहुंचे, इनको एक ही गांव मिला पूरे मारवाड़ के अंदर, ठीक है, जहां के लोग पेड़ों से पुत्रों की तरह, अपने बच्चों की तरह प्रेम करते थे। कौन सा गांव मिला, खेजड़ली। और खेजड़ली जाके इन्होंने पेड़ काटना शुरू किया, तो वहां के लोगों ने मना किया, भाई मत काटो, ठीक नहीं रहेगा। ये नहीं माने, तो 363 लोग जो थे वो पेड़ों से बंध के खड़े हो गए, और इन्होंने 363 लोगों को क्या कर दिया, काट दिया। ये घटना कब हुई, 28 अगस्त 1730 को, याद रखना, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या लगता है, मेला। इसको क्या कहते हैं, वृक्ष मेला। हिंदुस्तान का एकमात्र वृक्ष मेला जिसको हम कह सकते हैं, भाद्रपद मास में ये लगता है। तो याद रखना है, प्रश्न यहां से ये निकलता है कि जिस समय खेजड़ली की घटना हुई, उस समय जो है वो मारवाड़ के शासक कौन थे, तो मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह, ठीक है। तो एक चीज तो हो गई ये अभय सिंह जी के बारे में। दूसरी बात हम करेंगे अगले शासक, मान सिंह। मान सिंह जी ने क्या कहा, महामंदिर जोधपुर बनाया। ठीक है। और ये जो महामंदिर था वो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ थी। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ थी। इनके समय नाथ संप्रदाय का मारवाड़ में विशेष बोलबाला था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जसवंत सिंह द्वितीय, भाई इनके समय में एक और भी बड़ी विचित्र बात रही। एक औरत थी जिसका नाम था नन्नी भक्तन। नन्नी भक्तन ये एकमात्र महिला थी जो मारवाड़ में जो है वो मारवाड़ की जो डोडी थी उसकी देहरी को लांग सकी थी। यानी ये खुले आम जो है वो भवन में आती जाती रहती थी और इस पे कोई रोक टोक नहीं थे। राजा इसके ये कह सकते इतने पागल हो गए थे कि अपने सामंतों सहित अपने सामंतों के साथ जो है नन्ही भक्तन की पालकी को कंधा देते थे, खुद अपने कंधे पे उठाकर जो है ना उसकी पालकी को लेके जाते थे। ठीक है, इतना वो पागल हो चुके थे। तो एक अपने महान विद्वान थे स्वामी दयानंद सरस्वती। जब दयानंद सरस्वती ने यह देखा कि इस तरह की घटना होती है कि राजा खुद जो है वो पालकी को कंधा दे रहा है, तो उन्होंने इस शासक की तुलना जो है वो किससे कर दी, नारकीय पशु से कर दी। किसने करी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये तो नारकीय पशु के समान है। और इस बात से नाराज हो गई कौन, नन्ही भक्तन। और इसने क्या किया कि स्वामी जी को दूध में कांच जो है वो पीस के कांच पिला दिया। स्वामी जी को जो है वो दूध में क्या पिला दिया, कांच पिला दिया, जिससे स्वामी जी की क्या हो गई, मृत्यु
होगी। ठीक है, तो ये आपके जो मेन जो शासक थे जो अपने सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, राजस्थान की किसी भी परीक्षा में राजस्थान के इतिहास, मारवाड़ के इतिहास से रिलेटेड, वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम एक नेक्स्ट वंश के साथ फिर से उपस्थित होंगे। और जाते जाते आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, नीचे बटन किस चीज का है, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर का, साथियों को साथ शेयर कर दीजिए। पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे आपके साथ में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।